क्या चांसेस हैं कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा? क्या जितनी भी ग्राफ्ट्स आप लगाएंगे वो सारे ग्रो करेंगे? क्या ये जो मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल आएंगे वो हमेशा रहेंगे? ऐसे कई सवाल हैं जो हर किसी के जहन में आते हैं जब वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में प्लान करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा यादव, अ बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो क्या फैक्टर्स हैं जिस पर सक्सेस ऑफ अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी डिपेंड करता है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की सक्सेस को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डॉक्टर रिलेटेड फैक्टर्स एंड सेकंड है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर रिलेटेड फैक्टर्स की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और अ प्लास्टिक सर्जन विद वेल एक्सपीरियंस इन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। बिलीव इट और नॉट, आपके डॉक्टर की क्या क्वालिफिकेशन है और उनको कितना एक्सपीरियंस है, ये बहुत ज्यादा असर करता है इस बात पे कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा या नहीं। अब इसको समझते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट एक सटीक बैलेंस है साइंटिफिक नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स का। ऐसा क्यों? ये बात को जाहिर करने के लिए है हेयर ट्रांसप्लांट के वो क्रिटिकल स्टेप्स जो कि आपके रिजल्ट को डिफाइन करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है स्लिट मेकिंग। अब स्लिट मेकिंग में भी बहुत सारे स्टेप हैं। नंबर 1 इज द डायरेक्शन ऑफ अ स्लिट। अब होता क्या है कि जो हमारे भगवान के दिए हुए नेचुरल बाल हैं उनकी डायरेक्शन जगह जगह पर हमारी सर पे चेंज हो रही है। कहीं वो इस तरीके से है, फिर इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से। अब इस डायरेक्शन को जो आपके हेयर ट्रांसप्लांट से पहले जो बाल थे उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए एक नेचुरल रिजल्ट दे पाना, ये साइंटिफिक नॉलेज से होता है, खाली टेक्निकल स्किल से नहीं। सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है एंगल ऑफ योर स्लिट्स, यानी जो छेद हम बना रहे हैं वो कौन से एंगल पे बनाए जा रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारे लोगों के खड़े खड़े से बाल होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनकी स्लिट्स बहुत वर्टिकल या खड़ी खड़ी बनाई जाती हैं। अब ये एक टेक्निकल स्किल है कि हमने खड़ी खड़ी स्लिट्स बना दी, हमने उसके एंगल पे ध्यान दिया ही नहीं कि हमें उसे कब 15 रखना है, कब 20, कब 30 डिग्री। ये इसलिए करा जाता है क्योंकि वर्टिकल स्लिट्स यानी खड़ी स्लिट्स को बनाना आसान है। नंबर 2, उसमें पीछे से लिए हुए ग्राफ्ट्स को लगाना भी आसान है। तो अगर कोई भी टेक्निकल स्टाफ ये काम करेगा तो वो आसान काम ही करेगा, पर सफर कौन करेगा? लॉन्ग टर्म में आप सफर करेंगे। स्लिट मेकिंग में तीसरा जो सबसे क्रिटिकल की फैक्टर है वो है डेंसिटी ऑफ द स्लिट्स। अब हर कोई चाहता है कि उसके हेयर ग्राफ्ट्स की डेंसिटी बहुत अच्छी हो, सर बिल्कुल भरा भरा हो जाए बालों से, पर ये हो तो कैसे हो? अब खाली टेक्निकली स्लिट्स बनाने से कुछ नहीं होगा। साइंटिफिकली हमें ये असेस करना पड़ता है कि कौन से स्कैल्प के एरिया में हम किस डेंसिटी में स्लिट्स बनाएं ताकि आपको मैक्सिमम डेंसिटी वाला रिजल्ट मिल सके। अब जिन लोगों का डोनर एरिया पीछे से बहुत अच्छा होता है उनके केस में ये फिर भी आसान रहता है। बात सारी आके वहां रुक जाती है जब आपका डोनर एरिया भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो, यानी आपके पास लगाने के लिए बाल के लिए एरिया तो बहुत ज्यादा है पर जहां से आपको ग्राफ्ट्स लेने हैं वो एरिया छोटा है। अब इसमें ये साइंटिफिकली डिसाइड करना कि आप किस तरीके से स्लिट्स की डेंसिटी को बनाएं ताकि आपको एक अच्छी डेंसिटी का इल्यूजन क्रिएट कर सके विदाउट मोर कॉम्प्रोमाइजिंग द डोनर एरिया। चौथा की फैक्टर जो कि बहुत ज्यादा डॉक्टर रिलेटेड होता है वो है ग्राफ्ट हैंडलिंग ड्यूरिंग द सर्जरी। अब पीछे से आपके ग्राफ्ट्स निकाल दिए गए, उनको हमने कितनी डेलिकेटली सर्जरी के दौरान ओटी में हैंडल किया है। पीछे से निकाले गए ग्राफ्ट्स एक बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर होते हैं। उनका आउट ऑफ द बॉडी टाइम यानी बाहर निकालने के बाद उनको कितनी देर आपके शरीर से बाहर रखा गया, उनका टेम्परेचर हमने कितना स्ट्रिक्टली मेंटेन करा है। तीसरा, जब हम उनको लेके यहाँ पर इम्प्लांट कर रहे हैं तो हमने ग्राफ्ट को उसकी किस पोजीशन से अपनी फाइन फोर्सेप्स से पकड़ा हुआ है। अगर हम उसको रूट से पकड़ेंगे तो रूट्स वहीं डैमेज हो जाएगी और अल्टीमेटली आपका रिजल्ट सफर करेगा। अब बात करते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स की। सिलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि डू यू एक्चुअली नीड हेयर ट्रांसप्लांट? क्या आपको हेयर ट्रांसप्लांट की वाकई में ज़रूरत है? कई बारी सिर्फ हेयर थिनिंग होती है जिसको हम PRP या मेडिकल मैनेजमेंट करके भी इम्प्रूव कर सकते हैं।
अगर आपके स्कैल्प पर कंप्लीट बार्ड एरियाज हैं या फिर आपकी हेयर लाइन काफ़ी पीछे चली गई है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट के एक्यूरेट कैंडिडेट हैं। अब हेयर ट्रांसप्लांट के एक्यूरेट कैंडिडेट होने के बाद भी हमको ये डिटरमाइन करना पड़ता है कि आपका ग्रेड ऑफ बार्डनेस क्या है। ग्रेड ऑफ बार्डनेस के अनुसार ही हम आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बता सकते हैं कि आपको से फॉर एग्जांपल 4000 ग्राफ्ट्स की नीड है, पर आपके डोनर एरिया में से हमें 3000 ग्राफ्ट्स तक ही मिल पाएंगे। तो हम जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है वो पेशेंट की सेट करें तो उससे पेशेंट भी ज़्यादा खुश होगा और उसको अपने रिजल्ट से सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। अब पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में ही सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है टू अंडरस्टैंड द फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक्स ऑफ द पर्सन। इसमें क्या है कि अगर आपके फादर या आपके पेरेंटल या मैटरनल साइड के जो अंकल्स हैं उनको अगर एलोपेशिया यानी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की दिक्कत है तो आपको भी वो दिक्कत होगी। और जेनेटिक्स के केस में हमें बहुत सोच समझकर ये डिसीजन लेना पड़ता है। करेक्ट एज पे, करेक्ट ग्रेड ऑफ बार्डनेस पे हमें हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करनी पड़ती है ताकि पेशेंट सही समय पर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का ले सके। थर्ड होता है कंप्लीट पेशेंट इवैल्यूएशन। जो पेशेंट या जो कैंडिडेट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में प्लान कर रहा है उसको कोई हेल्थ इशू तो नहीं है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई और क्रोनिक इलनेस, या उसे किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है, कोई हार्ट कंडीशन तो नहीं है या कोई ऑटो इम्यून इलनेस तो नहीं है। इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम उनका जनरल फिजिकल इवैल्यूएशन करते हैं, साथ के साथ उनके ब्लड वर्कअप भी कराया जाता है सो दैट टू डीम देम फिट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। इसके अलावा एक दो और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर सक्सेस ऑफ योर हेयर ट्रांसप्लांट डिपेंड करता है, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव केयर। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी हो तो एक दिन में जाती है पर इसका रिजल्ट आने में करीबन 6 से 8 महीने लगते हैं और यही वो समय है जब आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है अपने ग्राफ्ट्स का, जैसे सही समय पर सही समय तक एंटीबायोटिक्स लेनी, धूल धूप पोल्यूशन से बचाव करना, अपने ग्राफ्ट्स को नम रखना, बिल्कुल गीला करके रखना कुछ दिनों तक, जैसा आपके डॉक्टर समझाएंगे। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके डॉक्टर आपको देंगे और ये इंस्ट्रक्शंस यूं ही नहीं हैं, ये भी अगेन एक साइंस बैक्ड नॉलेज के आधार पर ही डिसाइड किया जाता है कि कौन से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने से आपके हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बेहतर आएगा और वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप ना करें ताकि आपका हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट अच्छा रहे। लास्टली, पेशेंस इज द की टू द सक्सेस ऑफ अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करने में ऑन एन एवरेज अबाउट 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। जितना पेशेंस एक डॉक्टर और उसकी टीम को चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए उतना ही पेशेंट को भी पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आने में 3 से 4 महीने पे ये रिजल्ट शुरू होता है, 8 से 10 महीने तक एक ऑप्टिमम रिजल्ट आता है और लगभग 1 साल तक ये रिजल्ट इम्प्रूव करता है। तो ये पेशेंस आपको इस दौरान रखना ही पड़ेगा। तो अगर आपने अपने डॉक्टर का सिलेक्शन सही किया है तो वो एक पेशेंट का सिलेक्शन सही करेंगे, सारे स्टेप्स को बिल्कुल ही क्वालिटी कंट्रोल के साथ में एग्जीक्यूट करेंगे, जिससे आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट सक्सेसफुल होना तय ही तय है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपके पास में हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर लॉस से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।